हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए बहुत ही मज़ा आने वाला है आज, चूँकि एवरेज में हम मिसलेनियस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मिसलेनियस में अब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन होगा। तो आइए बढ़ते हैं और आज का सबसे पहला सवाल पर चलते हैं। हमारा क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल ये कहता है, पहला सवाल का कहना ये है, ज़रा ध्यान दें। कहता है कि पहला, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 भाग है तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। कहता है कि बृहस्पतिवार का तापमान, लास्ट में जो बोला है, बृहस्पतिवार का जो तापमान है ना, सोमवार का 4/5 है। किसका? सोम का 4/5 है। तो अगर सोम का पता चल जाए मुझे तो सोम का 4/5 निकाल देंगे, बृहस्पतिवार का हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार का ही तो पूछा हमसे। आइए सबसे पहले सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। तो सोम से बुध कौन कौन दिन हुआ? सोम हुआ, मंगल हुआ और बुध हुआ, ठीक है। और ये तीनों दिन का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस का है। तो 37 डिग्री सेल्सियस 3 दिन का, तो 3 से अगर गुना कर दे तो तीनों दिन का योग हो जाएगा। तो 7 21 3 3 9 और 2 11, यानी 111 डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब कहता है आगे, मंगलवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगल से बुध यानी मंगल और बुध का 2 दिन हुआ ना। तो एक काम करते हैं, क्योंकि मंगलवार से लेकर बुधवार तक 34 गुना 2 दिन का है, 34 दूना 68 डिग्री। अब बताइए, अगर घटा दें, ऊपर सोम मंगल बुध है, नीचा मंगल बुध है, तब मंगल में से घट जाएगा, बुध में से घट जाएगा, केवल सोमवार का निकल के आ जाएगा। और सोमवार का कितना आ जाएगा जानते हैं? 11 में से 8 गया 3 और ये बच गया 10 में से 6 गया 4, यानी 43 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपसे कहता है कि बृहस्पतिवार का बताओ। चलो बताते हैं। तो बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो तो सोम का 4/5 है और सोमवार का 43 है। तो 43 का 4/5। आइए 43 का 4/5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दशमलव में जाने वाला है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं गुना करके। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17/5। चलो 5 3 15, शेष 2 पर 2 22, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, है ना, यानी 34.44, यानी 34.40 कहेंगे, पूरा कट रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, नन। आइए अगले सवाल पर आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, कहता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत वर्षा 420.5 सेंटीमीटर और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तथा शुक्रवार की 440.5 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि सोमवार तथा शुक्रवार का वर्षा का अनुपात 20:21 है तो सोम तथा शुक्रवार को क्रमशः कितने वर्षा हुए हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको सोम और शुक्र का, सोम और किसका, शुक्र का अनुपात दिया हुआ है कि 20:21 है। 20 कितना है? 21 है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सोम मंगल बुध तथा गुरुवार कौन कौन दिन है भैया? सोम मंगल बुध, उसके बाद है सोम मंगल बुध और गुरुवार, ठीक है। ये चारों दिन का कितना हो जाएगा? तो 420.5 और गुना 4 कर देंगे तो योग निकल जाएगा। कैसे योग निकल जाएगा? चलिए, ये 4 चौका 1600, 20 चौका 1680 और 2 1682 हो गया योग, है ना। 4 चौके 1600, 20 चौके 80, तो 1680 हो गया। और 50 पैसा का 4 गुना करेंगे 2 रुपया हो जाएगा, यानी 2 और बढ़ गया 1682। अब कहता है सोम मंगल बुध तथा गुरुवार का, तो ये हो गया औसत वर्षा। अब मंगल, यहाँ देखिए, मंगल बुध गुरुवार और शुक्रवार, मंगल बुध गुरुवार और शुक्रवार कौन कौन? मंगल बुध गुरुवार
और शुक्रवार, इन चारों दिन का अब योग निकाल देंगे। कैसे निकल जाएगा? तो इसका औसत दिया है आपका 440.5, इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 दिन का है तो 440, तो 4 चौका 1600, 40 चौका 160, तो हो गया 1760 और 2 1762। 1762। अब दोस्तों अगर घटाते हैं मंगल बुध गुरु और शुक्र, तो घटाते हैं तो क्या क्या होगा? मंगल से मंगल घट जाएगा, बुध से बुध घट जाएगा, गुरुवार से गुरुवार घट जाएगा, सोम और शुक्र का अंतर निकल जाएगा। किसका किसका अंतर? सोम और शुक्र का अंतर हो जाएगा ये घट के, तो इसको घटा दीजिए, इसमें से घटाइए, बड़का में से छोटा, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना। 2 में से 2 गया तो 0, 6 16 में से 8 गया तो 8, और ये 16 में से 16 गया, बात खत्म। यानी हमारा हो गया 80। तो सोम और शुक्र का अंतर 80 हुआ, जबकि सोम और शुक्र का यहाँ पर अंतर है, देखिए डिफरेंस कितना का है? अंतर है अनुपात में 1 का, और रियल में अंतर है 80 का। 80 का, तो अनुपात 1 का वैल्यू तो 80 है, अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 80 है। अब एक काम करिए, तो 20 का वैल्यू 8 दूना 1600 और 21 का वैल्यू 8, 8 दूना 16, 1680, 1600 और 1680, 1600 1680 हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कहता है? कहता है कि 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। यानी 9 आदमी में से 8 आदमी में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। उसके बाद कहता है उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा खर्च किया। तदनुसार उन सभी द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है? दोस्तों एक काम करिए, 9 व्यक्ति का औसत खर्च नहीं पता है तो मान लेते हैं 9 व्यक्ति का औसत खर्च, 9 व्यक्ति का क्या निकालना है हमें? औसत खर्च। तो 9 व्यक्ति का औसत खर्च है 100 रुपया, 100 रुपया। अब देखिए तो कुल खर्च कितना हो गया? कुल खर्च कितना हो गया? तो कुल खर्च 9x, ये टोटल खर्च हुआ, सबका औसत खर्च x, कुल खर्च हो गया 9x, क्योंकि योग होता है एवरेज इंटू n। कहता है 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। यानी 8 आदमी 30 रुपया खर्च किया, तो 8 गुना 30, टोटल 8 आदमी का खर्चा। और कहता है उनमें 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 20 रुपया ज़्यादा, यानी सभी 9 व्यक्ति का औसत खर्च x था, उससे 20 रुपया ज़्यादा खर्च किया ये 9वां आदमी, यानी केवल एक आदमी, ये 9वां आदमी, इधर 8 आदमी, तो इस सबको जोड़ देंगे तो टोटल 9 आदमी। अच्छा 9वां आदमी या 9 आदमी कहने में अलग बात है, 9वां आदमी मतलब 9वां आदमी यानी केवल एक आदमी है वो, लेकिन 9 आदमी का मतलब है कि टोटल 9 आदमी है, नहीं? तो ये 8 आदमी का खर्च आई 9वां आदमी माने एक आदमी का खर्च, तो ये हो गया टोटल 9 आदमी का खर्च। जबकि अगर टोटल 9 आदमी का खर्च निकाला जाए तो कुल खर्च हो जाएगा, कुल खर्च कितना? 9x, बस हो गया। अब आप एक काम करें, इस बट्टा को लिखने की मुझे ज़रूरत ना है। अब यहाँ पर 8 3 24, 240 प्लस x प्लस 20 बराबर 9x। चलिए ये x जाके उधर घट जाएगा तो 8x बचेगा, और 240 और 20 260 हो जाएगा, ये 260 बराबर 8x हो जाएगा। देखिए एक x उधर जाके घट जाएगा तो 8x हो जाएगा, इधर 260 हो गया। अब हमें क्या पूछा है? सभी द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है? सभी द्वारा किया गया कुल खर्च। तो पहले तो हम यहाँ 4 से काट देते हैं, तो 4 दूना 8, और 4 से काट देते हैं तो ये 4 से कट जाएगा हमारा, 4 छक्के 24, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, शेष बचा 2, 2 पर 0 20, 4 पचे 20। अब 65 को 2 से काट दीजिए, 32, 32, ये हुआ x का मान। तो x का मान हो गया 32। आपसे कहता है कि कुल खर्च बताइए,
कुल खर्च, तो कुल खर्च है 9x, आपको 9x में गुना करना होगा कुल खर्च के लिए, कुल खर्च के लिए गुना करना होगा, तो हमें गुना करना होगा 32.5, यानी 9 गुना 32.5। आइए 9 पचे 45, ये 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29, यानी 292.5। 292.5 पॉइंट के बाद आप 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए, एक संस्था के सभी कर्मचारी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है। 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है। 12 अधिकारियों के प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपया है ये। और उसके बाद कहता है शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत 56 रुपया। एक जगह ये गलत है, सवाल में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है, उसके बाद ये गलत है, वही लाइन रिपीट हो गया है, इसको हटा दीजिए। चलिए, और गलत रिपीट हुआ है। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया, उसके बाद 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपया, ठीक है। और शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपया। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों क्या हुआ है जानते हैं? आपको याद होगा जब मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया था, यानी मिश्रण पढ़ाया था, तो आपको बताया था मैंने कि जब किसी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांट दिया जाए, जब किसी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांट दिया जाए, तो हम एलिगेशन मेथड से सवाल को बनाएंगे। एलिगेशन मेथड हमारा क्या कहता है? एलिगेशन मेथड कहता है कि पहली बिंदु पर पहली बातें, पहली बिंदु पर पहली बातें, ये पहली बिंदु है, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें, इधर संख्या या मात्रा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया। इस सभी का है तो सभी का यहाँ 60 लिख दिए। फिर कहता है 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपया। 12 ऐसे आदमी हैं, 12 मैन ऐसे हैं जिनका प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपया है, और शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपया। अब शेष कहने से नहीं पता चला कितने कर्मचारी, लेकिन जो शेष कर्मचारी है उनका औसत वेतन 56 रुपया। एक बात बताइए, ये 12 आदमी का 400, शेष का 56, सॉरी 50 लिख दिया मैंने, 56, और सभी का है 60। कॉमन बिंदु पर सभी के लिए लिखे, जो बात सबके लिए बोला गया वो कॉमन बात हुआ कॉमन बिंदु पर। उसके बाद 2 बात में, पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, ये लास्ट में था इसलिए दूसरी बिंदु पर। अब यहाँ कर्मचारी जो होगा उसकी संख्या होगा, किलो लीटर में नहीं होगा, तो उसकी संख्या का रेशियो निकाल लीजिए। 400 में से 60 घटाइएगा तो 340। इधर क्या होगा, 56 में से 60 घटाइएगा तो 4, काटिएगा तो कट जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 4 5 20, 1:85 में। तो संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? टोटल कर्मचारी का है टोटल, तो टोटल कर्मचारी 85 या 1 अनुपात में हुआ 86। और आपको पता है अनुपात 1 का मान कितना? देखिए 12 आदमी ऐसा था जो 400 रुपया कमाता था, जबकि 12 आदमी के संख्या अनुपात में 1 है। देखिए यानी 400 रुपया कमाने वाला का संख्या अनुपात में 1 है, अनुपात में 1 है। 400 रुपया कमाने वाला का संख्या अनुपात में 1 है और रियल में 12 है, तो 1 का वैल्यू 12 हुआ, तो 86 का वैल्यू कितना? 12 से गुना कर देते हैं। चलिए 12 छक्के 72 के 2 हासिल 7, अब बड़ी 8 96 और 7 103, यानी 1032। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि किसी कॉरपोरेट हाउस के कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000 रुपये है, अधिकारियों का औसत वेतन 14000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का 4000 रुपये है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या क्या है? यहाँ कुछ ऑफिसर हैं और कुछ स्टाफ है। किसी कॉरपोरेट हाउस के कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000, अधिकारी का औसत वेतन 14000 और शेष कर्मचारी का
4000। अधिकारी और शेष कर्मचारी देखिएगा, जो ऑफिसर है ना, ऑफिसर यानी अधिकारी और यहाँ जो बाकी है कर्मचारी, उनके बारे में चर्चा हो रहा है। वेतन के आधार पर इस समूह को अलग अलग 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा है। किसी कॉर्पोरेट हाउस के कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5000। सबका औसत वेतन कितना है? 5000। अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 14000। लीजिए, अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 14000। शेष कर्मचारियों का 4000। ये शेष कर्मचारियों का कितना? 4000। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या क्या है? स्टाफ की कुल संख्या, स्टाफ माने सब हो गया उसमें, तो पहले तो हम यहाँ संख्या का रेशियो निकाल लेंगे। अब इस संख्या का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? 14000 में से 5000 घटा देंगे 9000, 4000 में से 5000 घटा देंगे 1000, और 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो 1:9 हो गया इनकी संख्या। आपसे कहा अधिकारियों की संख्या क्या है, जबकि कुल स्टाफ की संख्या 500। जबकि यहाँ कुल अगर करते हैं हम तो कुल संख्या हो जाएगा भैया कितना जानते हैं? 9 × 1 10, और 10 बराबर हम क्या लिख देंगे? 500, क्योंकि टोटल स्टाफ 500 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से इसको भाग दीजिए 50 बार में। अब कुल स्टाफ जो हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा कुल स्टाफ नहीं, हमें तो पूछा है केवल अधिकारी की संख्या। कुल अधिकारी, तो कुल अधिकारी की जो संख्या होगा, वो अनुपात में है भैया 1। ऑफिसर यही, अधिकारी अनुपात में 1। अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 50, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हो गया इस सवाल का जवाब। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। ठीक है, 40 पारी के लिए उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि उन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का 48 है, तो खिलाड़ियों की अधिकतम रन क्या है? कहता है किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसके अधिकतम रन और उसके न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। उसका सबसे अधिकतम रन जो है उसके न्यूनतम रन से, सुनिए, अधिकतम x मान लिए और न्यूनतम y मान लिए, इसका अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से कितना ज़्यादा है? 172 रन ज़्यादा है। 172 रन मतलब जब वो सबसे कम रन मारा होगा और सबसे ज़्यादा रन मारा होगा, उन दोनों रनों का अंतर 172 है। ये हम ज़्यादा मान लिए हैं, ज़्यादा में से कम वाला घटा दिए हैं, 172 रन अंतर लिख दिए हैं। ठीक, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम हो गया। किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 है। ठीक बात है भैया, अगर 40 पारी का औसत 50 है तो 40 गुना 50 40 पारी का कुल रन हो गया। उसके बाद कहता है उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। ये बात तो लिख दिया। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है। यहाँ 38 पारी का औसत कितना है? 48 है। चलिए, 38 पारियों का औसत कितना है? 48 है। तो खिलाड़ियों की अधिकतम रन संख्या, एक काम करते हैं, 40 पारी में से ये 38 पारी का अगर घटा देते हैं तो 2 पारी बच जाएगा। कौन? वही मैक्सिमम और मिनिमम वाला, यानी उन दोनों का योग बच जाएगा, एक समीकरण निकल जाएगा। ये 4 × 5 = 20, हमारा कितना हो गया? ये 2000। 4 × 5 = 20 और 2 जीरो आ जाएगा, एक x का एक इसका। 48 गुना कर देंगे तो 1824 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो हमें x + y यानी दोनों मैक्सिमम और मिनिमम रन का योग पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, यानी 176 हो जाएगा। दोस्तों, हमें x - y का मान पता था, अब x + y का मान पता चल गया 176। आपसे क्या कहता है? खिलाड़ी का अधिकतम रन क्या है, यानी x का मान क्या है ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी 172 + 176 और बट्टा 2 कर दीजिए।
वरना इससे इसको काट देते, 2x बराबर हो जाता है दोनों जोड़ के, तो 2 से भाग दे देते। यानी आपका हो गया ये 6 2 8, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 348 को 2 से भाग दिए, 17 दूना 34, 2 चौके 8, 174 रन। 174 सबसे ज़्यादा मारा था। अगर एक मैच में वो सबसे ज़्यादा मारा है तो 174 रन मारा है, और दोनों का योग 176 है। यानी 2 रन मारा है, सबसे कम मारा है 2 रन। 0 पर आउट नहीं हुआ कभी, बड़ा बेजोड़ बात है। ये खिलाड़ी कभी 0 पर आउट नहीं हुआ है। आगे आ जाइए, अगला सवाल है हमारा 7। क्या कहता है? सवाल का कहना है ABC 3 आदमी का औसत भार 84 किलोग्राम है। एक आदमी डी के शामिल हो जाने पर औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। ई का भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है। ए के स्थान पर डी आ जाता है तथा बी सी डी एवं ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है, तो ए का भार बताइए। देखिए आपको क्या करना है इस सवाल में। ABC 3 आदमी का औसत भार 84 है, तो यहाँ पर लिख देंगे A + B + C और तीनों का 84 गुना 3 कर देंगे। 84 गुना 3 कर देंगे, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 252 हो गया। अब कहता है एक आदमी डी को शामिल हो जाने पर औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। इसमें जब डी शामिल हो जाएगा तो A + B + C और + D हो जाएगा, और उसका औसत भार क्या बोला है 80 हो जाता है 4 आदमी का। 8 चौके 32, 320 हुआ। अब आपसे ये कहता है E का भार D से 3 किलोग्राम अधिक है। कहता है कि E का भार D से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी दोनों में अंतर है 3 किलो का। A के स्थान पर D आ जाता है। अच्छा रुकिए, पहले इसमें ABC था, इसमें ABCD था, तो यहाँ तक D का निकल जाएगा। 320 में से 252 घटा दीजिएगा तो 10 में से 2 गया तो 8। अब बचाइए कितना 11, 11 में से 5 गया तो 6, अभी 2 में से 2 गया 0, 68 डी का मान। अब डी का मान 68 है। आपसे कहता है ई का भार डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है। ई का भार डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है। ई का भार डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है। ई का भार ई का भार डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा था। 68 + 3 71 किलोग्राम ई का हो गया। यहाँ पर लिख दिया मैंने, ई का हो गया 71। अब आगे कहता है ए के स्थान पर डी आ जाता है तथा बी सी डी एवं ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। किसका किसका? बी सी डी और ई, इन तीनों का हो जाता है उन चारों का 79। 79 गुना 4 कर देंगे, 79 गुना 4 कर देंगे। 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 7 चौके 28 और 3 31, यानी 316 हो जाएगा इसका भार। अब कहता है तो ए का भार बताइए। ए का भार, चलिए ए का भार बताते हैं। कैसे? आपको डी का पता है, ई का पता है, डी ई का पता है, और बी सी डी का भी पता है। बी सी डी, हाँ। ई का आपको पता है 71। एक काम करते हैं, बी + C + D, और ई का वैल्यू कितना 71 अब बराबर हुआ ये 316। तो अब हमें B + C + D निकल के आ जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा। तो 316 में से कितना घटाओगे 71, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया तो 5। अब बच गया आपका 31, 31 में से 7 गया 24, 24 7 31। अब देखिए आपको BCD है 245, ABCD है 320। दोस्तों A + B + C + D में से, इसमें से अगर हम घटा देते हैं किसको किसको जानते हैं? BCD को, यानी B + C + D को घटा देते हैं तो हमारा मान A का निकल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ABCD आपका ABCD कितना 320, और 320 में से BCD घटा दें, BCD घटा दें 245। चलिए ए का निकल जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और ये बच गया आपका 31 में से 4, ये 10 में से 5 गया 5, और बचा 11 में से 4 गया 7, 2 में से 2 गया खत्म, 75 हो गया ऑप्शन
सी हो गया 75। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या के 2/5 ने 3/8, 1/5 ने 1/8, 3/10 ने 1/4 तथा शेष ने 5/8 अंक प्राप्त किए। कुल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 125 रहा। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या के 2/5। अच्छा, 2/5 संख्या, 1/5 संख्या, इसका क्या मतलब है जानते हैं? इसमें टोटल कितना होगा? टोटल 1 कहलाएगा। 1 का है, देखिए मान लीजिए कि आधा स्टूडेंट और फिर आधा स्टूडेंट जोड़ देंगे तो पूरा एक स्टूडेंट हो जाता है कि नहीं। एक भिन्न में 1 जो है ना 100% का वैल्यू होता है, 100% का मान ही 1 होता है। तो 100% विद्यार्थी का मतलब है कि पूरा विद्यार्थी, और 100% का मान 1 होता है। यानी भिन्न में 1 जो होता है ना, भिन्न में 1 जो होता है ऑल वैल्यू को डिनोट करता है, पूरे को डिनोट करता है। तो एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या के 2/5 ने 3/8, देखिएगा 2/5 लड़का ने 3/8, तो इसको गुना कर देंगे तो कुल योग पता चल जाएगा। फिर 1/5 लड़का ने 1/5 ने 1/8, ठीक बात है, इसको भी गुना कर दिए, योग निकल लिया। अब 1/4 ने एक तथा 3/10 ने 1/4, ये देखिए कमा है। फिर 3/10 विद्यार्थी ने, पहले संख्या है, 3/10 विद्यार्थी ने 1/4 तथा शेष ने 5/8 अंक प्राप्त किए। अब शेष कितना विद्यार्थी हुआ? ये विद्यार्थी, ये विद्यार्थी, ये विद्यार्थी था, यानी कि 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10। अब इन सब का एलसीएम आपका 10 हो गया। 10 हो गया तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 10 इकाई 10 तो 3 इकाई 3, 4 2 6 और 3 9, 9/10 स्टूडेंट हो गया। तो शेष कितना बचा भैया? शेष बचा आपका 10 में से 9 गया 1, 1/10। अब 1/10 स्टूडेंट ने, शेष ने, जो शेष है 5/8 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक बात है। और कुल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 125 है। एक काम करिए, इस सब को जोड़ दिए तो कुल ही हो गया, और कुल विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 125 है। अब कुल निकालने के लिए 1 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल विद्यार्थी भिन्न में 1 और औसत में n से गुना करने पर योग हो जाएगा। इधर भी योग, उधर भी योग, वो आपस में बराबर। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करिए। चलिए, तो इधर भी योग, उधर भी योग। अब अगर इसको करते हैं तो 2 चौके 8, यानी 3/20 प्लस 1/40 प्लस 3/40 प्लस 5 दूना 10। चलिए 10 8 80 ही रहने दीजिए, ऐसे चलिए। 1 कितना हो गया? 8 दूना 16 बराबर कितना? 125। अब यहाँ पर 20 40 40 16 का 80 हो जाएगा एलसीएम। 20 चौके 80, 3 चौके 12, 40 दूना 80 2, 40 दूना 80, 3 दूना 6, 16 25 80 5 बराबर कितना? 125 नंबर। 12 6 18 2 20 5 25/80 लीजिए, 25/80 अब बराबर 125। 25 5 125, इधर कुछ नहीं तो 1 बराबर 80, उधर 8 5 40 यानी 400। 1 डिनोट करता है टोटल वैल्यू को, यानी 400 हो गया। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 1 का वैल्यू 400 आया, यानी उस पूरे परीक्षा में 400 नंबर का एग्जाम हुआ है। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। चलिए अगला सवाल है आपका 9वां। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत आयु 28 वर्ष है। इनमें से 3 खिलाड़ी के 3 समूह का औसत आयु 25, 28 और 30 वर्ष है। इस समूह में कप्तान एवं सबसे छोटा खिलाड़ी शामिल नहीं है। कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है सबसे छोटा खिलाड़ी से। तो कप्तान की आयु क्या है? चलिए, कप्तान की आयु x मान लेते हैं, सबसे छोटा खिलाड़ी y मान लेते हैं। दोनों में अंतर हो गया 11 वर्ष का, क्योंकि कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है सबसे छोटा खिलाड़ी से। पहले क्रिकेट के 11 खिलाड़ी का औसत आयु 28 वर्ष है। 11 खिलाड़ी का औसत आयु कितना है? 28। तो 11 × 28, 11 खिलाड़ी का कुल
योग हो गया। अब फिर 3 खिलाड़ी का औसत 25 है, फिर 3 खिलाड़ी का औसत 28 है, और फिर 3 खिलाड़ी का औसत 30 है। ठीक है, अब इस सब को जोड़ दिया जाए, 3 3 3 3 3 3 9 खिलाड़ी हो गया। 11 में से 9 खिलाड़ी को घटा दीजिएगा, तो घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 11 28 गुना करिए, 8 2 8 2 10 2 1 3, यहाँ हो जाएगा 3 8 8 8 2 10 के 0 2 1 3 308। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 25 अब प्लस 28 जोड़िए के लिख देते हैं, इतना लफड़ा क्यों करना। चलो 3 कॉमन ले लिए, इसमें गुना हो जाएगा इसको जोड़ के। चलो 25 तियाई 75, 75 और 5 80, 80 और 3 83। चूँकि 25 25 3 बार कर लिए तो 25 तियाई 75 हो गया। अब 75 और 5 ही ज़्यादा था तो 75 5 80, इसमें 25 से 3 ज़्यादा था तो 80 3 83। अब 308 में से ये 3 तियाई 9 और 8 3 24, 249 घटेगा। 18 में से 9 गया तो 9। अच्छा, ये जो हमारा बचेगा 11 खिलाड़ी में से 9 खिलाड़ी घटा रहे हैं, तो कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी के आयु का योग बचेगा। 18 में से 9 गया 9, बचा हमारा ये कितना, 9 में से 4 गया 5, बाकी ठीक है 59। यानी हमको अब x प्लस वाई की वैल्यू पता चला है 59। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कप्तान की आयु पूछा है यानी x की आयु पूछा है, तो सीधा x का मान निकालने के लिए जोड़ देंगे, क्योंकि ये घट गया, ये 2x बराबर हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 11 59 जोड़ेंगे 70, 9 1 10 5 1 6 1 7 70, और 2 से काट देंगे तो 35। कप्तान की आयु हो गया 35। और सबसे छोटा खिलाड़ी और उसमें 11 वर्ष का अंतर था, कप्तान की आयु 11 वर्ष अधिक है, तो कप्तान है 35 का, उसको 11 घटा दीजिए, छोटा खिलाड़ी भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कप्तान पूछा है तो 35 साल का है, ऑप्शन सी हो गया। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।